नमस्कार, इटनॉल स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और इटनॉल स्वदेश पे आज आपके लिए बेहद खास शो लेके आए। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम उन मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आज के समय में हर रिटेल निवेशक के दिमाग में आता है। ये हर रिटेल निवेशक की दिल की बात है और हर रिटेल निवेशक हर रोज़ कह सकते हैं, दिन में कई बार ऐसा सोचता है कि इन सवालों के जवाब उसे कैसे मिलेंगे। अक्सर हमने देखा है कि इन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है, लेकिन पहली बार इटनॉल स्वदेश ने ये पहल की है और आज आपको अगले आधे घंटे में 15 सवालों के जरिए आपके उस हर सवाल का जवाब मिलने वाला है जो आपके दिल के करीब है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हैं तो गिर जाता है और शेयर बेचते हैं तो चढ़ जाता है, स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रिगर हो जाता है और जब टारगेट के करीब लगाते हैं तो कभी अचीव नहीं होता, यानी टारगेट से पहले ही शेयर नीचे आ जाता है। पोर्टफोलियो में जो शेयर होता है वही नहीं चढ़ता है। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे कोई वजह है या ये केवल एक भ्रम है? इन्हीं तमाम भ्रमों को अगले आधे घंटे में हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूरे शो को आप ध्यान से देखिए और इस शो को न केवल आप अपने ध्यान से देखिए बल्कि अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भी बताइए और ये जागरूकता फैलाइए स्वदेश के साथ मिलके 15 सवाल शेयर बाजार का भ्रमजाल। और चूंकि 15 सवाल हैं तो इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए और मदद करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हैं। सौमित सरकार हैं और शरद दुबे हैं। इन दोनों के बारे में मैं दो बातें तो पहले बता दूं। शरद के पास आप किसी नंबर को लेके जाइए, उसके पास हर सवाल का जवाब है, हर नंबर है। और सौमित के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सौमित जो है स्वदेश के इंसाइक्लोपीडिया हैं। जिस मुद्दे पर आपको सवाल पूछना हो, जिस मुद्दे पर जानना हो, वो विस्तार से हर चीज़ बता सकते हैं। जब हम वीक मना रहे थे तो हमारे कई दर्शकों ने हमसे ये पूछा कि आप स्टॉक्स की बात करते हैं लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए। फिर मैंने शरद से बात की, सौमित से बात की कि ऐसे 15 सवाल हम निकालते हैं जो जिससे हम आप जुड़े हुए हैं और इन्हीं 15 सवालों को अगले आधे घंटे में मैं सीधे सवाल तौर पे पूछूंगा। कई सारे सवालों के जवाब मुझे भी पता है, लेकिन सौमित और शरद आपको पूरी तरह से मदद करेंगे और बताएंगे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं और आपके सारे भ्रम आज खत्म होने वाले हैं। और शुरुआत पहले सवाल से ही करते हैं जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है, हर निवेशक की चर्चा होती है, हर रिटेल निवेशक का कह सकते हैं ये दिल का दर्द है कि जब मैं शेयर खरीदता हूं तो वो गिर जाता है और जब मैं शेयर बेचता हूं तो चढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सौमित, आपके साथ शुरुआत करूंगा। ये तो दर्द सबका है कि दर्द सबका नहीं, हमारे साथ भी हो चुका है। हमने भी खरीदा है, शेयर बेचे, बट जब भी हम खरीदते हैं तभी गिर जाता है, जब भी हम लेते हैं तभी। इसके पीछे कोई लॉजिक है? कैसा होता है? लॉजिक तो यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे, मतलब आई गेस 30 लाख तो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं। हाँ, उससे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं इंडिया में। तो सबकी संतुलन अलग है, सबका थिंकिंग अलग है, सबका जो लॉन्ग टर्म व्यू होगा एक स्टॉक पे वो अलग होगा। तो किसी का व्यू होगा बेचने का, किसी का होगा खरीदने का। अब किसी का क्वांटिटी बड़ा होगा, किसी का क्वांटिटी छोटा होगा। तो जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले या छोटे क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाले, तो मैंने अगर समझ लीजिए कोई एक शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, कोई एफआई जो जिसने बहुत पहले से मेरे काफ़ी पहले से इन्वेस्ट कर रखा होगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर मेरे पहले से काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, तो उसने शायद अपना माल बेच दिया होगा मार्केट में, तो उसी कारण शेयर गिरा होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा है इसलिए ये शेयर गिरा है या आपने बेच दिया है इसलिए ये शेयर चढ़ा है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, सबका थिंकिंग अलग है, सबका लॉन्ग टर्म व्यू अलग है। तो जैसे जिसका व्यू है उस हिसाब से वो ट्रेड करता है और उसी हिसाब से वो स्टॉक मूवमेंट डिसाइड होता है। एक के खरीदने या एक बेचने से कोई भी शेयर का अगर आप देखेंगे तो उसका मूवमेंट डिसाइड नहीं हो सकता। ऑब्वियसली काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स भी है मार्केट में, ज़्यादा बड़े क्वांटिटीज़ में डील करते हैं, उनके मूवमेंट से, उनके खरीदने बेचने से, उनके लॉन्ग टर्म व्यू से ही शेयर का मूवमेंट तय होता है यूजुअली। और सौमित, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि हमेशा जो टॉप होता है कि यार सबसे पहले टॉप पे आए या कोई बॉटम पे आए, तो ये जो होती है ट्रेडर्स लोग को ये पोजीशंस लाने में, इसमें हमेशा मुश्किल रहती है। विजय केडिया सर ने एक बहुत सही शानदार चीज़ कहा है कि अगर किसी ने राइट टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट किया है, या तो वो भगवान है या तो वो झूठ बोल रहे हैं।
वैसे ये एक सवाल जो है आगे मैं पूछने वाला हूँ, और मैं इससे और आपसे विस्तार से समझने की कोशिश करूँ। तो सीधे तौर पे समझिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप शेयर खरीदते हैं तो गिर जाता है और शेयर बेचते हैं तो वो चढ़ जाता है। बस ये एक मानसिकता है, और सीधे तौर पे शेयर बाजार में कहा भी जाता है कि ये भावनाओं का पूरा बाजार है, और यहाँ आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल तौर पे मानिए कि ये एक भ्रम है, एक मिथक है, और निश्चित रूप से जो शेयर आपको पसंद है उसको रखिए। ये आगे हम आप साबित भी करेंगे कि जो अच्छे शेयर आपने रखा है उसमें आपको बड़ा मुनाफा मिला है। अब एक बड़ा सवाल और है, और ये कई लोग कहते हैं, और इस सवाल को देख के आपको लगेगा कि यार ये कितना मासूम सा सवाल है, कि जब मैं कोई शेयर खरीदता हूं तो क्या उसको कोई देख रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि मैंने खरीदा और वो गिर गया और मैंने बेचा तो चढ़ गया। मतलब ये बहुत मासूम सवाल है, क्या ऐसा होता है? क्या कोई शेयर हमें खरीद रहा है तो कोई देख रहा है, कोई बैठा हुआ दूर में कहीं पे? ऐसा अगर होगा तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी को बिठाना पड़ेगा, हर एक ट्रेड या हर मुझे लगता है एक समय कम individual से कम 10 से 12 लाख लोग ट्रेड कर रहे होंगे, आराम से। और दोनों को ही लगता है, बाय और सेलर को, कि हम दोनों सही हैं। तो ये क्या संभव है कि कहीं कोई ट्रेड देखा जा रहा है? ट्रेड का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आप देख लीजिए सेबी के, एक्सचेंजेस के, ये सारे रिकॉर्ड रखते हैं हमारी समीक्षा के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि कोई और देख नहीं सकता रिकॉर्ड। तो आप, ये जो है सबसे बड़ा भ्रम है, और ऐसा नहीं होता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स है कोई और चेक कर रहे हैं, ट्रेडिंग के जो भी मूवमेंट्स देखने मिल रहे हैं। बट अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। आगे आगे जाके अगर सेबी को या किसी को लगता है कुछ गलत ट्रेड हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है कोई ट्रेडिंग में या कोई स्क्रिप्ट में, तो वो चाहे तो रिकॉर्ड निकाल के चेक जरूर कर सकते हैं कि किसने खरीदा है और किसने बेचा है। ये तो वैसे ही है कि जैसे हम फोन पे बातचीत कर रहे हैं तो अपने रिकॉर्ड के तौर पे जब किसी की स्क्रूटनी करनी हो, जानकारी निकालनी हो, तो निकाल सकते हैं। तो सीधे तौर पे ये है कि आपका कोई ट्रेड नहीं देखा जा रहा है, आप निश्चिंत होकर ट्रेड कीजिए। आपके ट्रेड को कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कोई आपके ट्रेड में गड़बड़ी नहीं कर रहा है। कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए सेबी बैठा हुआ है। सेबी सख्त फैसला लेता है ऐसे लोगों के खिलाफ, और सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। और आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज भी लगातार सख्ती बरत रहा है। अब जो अगला सवाल है, ये कई लोगों का कहना है, और ये सवाल मुझे भी जानना है स्वामित्व अच्छे से, कि क्या ये सही है कि शेयर बाजार में हमेशा अच्छा रिटर्न ही मिलता है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, शेयर बाजार में हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है? अच्छे रिटर्न की परिभाषा क्या आप समझते हैं? टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है अच्छे रिटर्न के लिए। रिलायंस जैसा इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पीरियड था, 7 या 9 ईयर्स का पीरियड था जहां पे 0 रिटर्न थे, बट उसके बाद शेयर प्राइस वहां से 3 गुना हो गया लगभग। तो टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यूजुअली, तो अच्छे रिटर्न्स आपको लगभग मिल ही जाते हैं। अगर हमने अभी 10 साल के रिटर्न्स अगर हमने कुछ निफ्टी स्टॉक्स के देखे हैं, बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, हाल ही में उन्होंने फंड रेज भी किया है, तो पिछले 10 साल में अगर आप बजाज फाइनेंस का रिटर्न देखते हैं तो 5000 से भी ज्यादा % का रिटर्न बजाज फाइनेंस के शेयर्स में मिला है। टाइटन, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, ये शेयर ने 10 साल में 1300% का रिटर्न दिया है। ब्रिटानिया कंपनी है जिसमें 900% का रिटर्न मिला है। बट कुछ शेयर्स ऐसे भी है निफ्टी में जो पिछले 10 साल में अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव रिटर्न दिए, जैसे कि ONGC है 6% नीचे है। इस पे मैं आऊँगा, क्योंकि इसमें एक सवाल और इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों को बहुत पैसा मिलता है, कुछ को कम मिलता है। मैं सवाल दूंगा कि भाग्य का खेल क्या शेयर बाजार, बहुत लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जो अगला यही सवाल है कि जैसे हमने कहा कि एक अच्छा रिटर्न मिलता है, तो बहुत लोग जब बचपन से सुनता है, जब हम लोग से सुनते हैं कि नहीं शेयर बाजार से दूर रहो, ये तो जुआ है, ये तो पैसा डूब जाएगा, कैसीनो है, ऐसा है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि बीते 3-4 सालों में डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है, एक कह सकते हैं कि लोगों में समृद्धि की भावना बढ़ी है, लोगों ने अच्छे पैसे कमाए भी, उनको भरोसा भी हुआ है। क्या वाकई ये है कि शेयर बाजार एक जुआ है, शेयर बाजार में पैसा नहीं बन सकता है? नहीं, ये तो गलत है, पैसा तो बन सकता है। बड़े कंपनीज जो होते हैं, बड़े उस पे कंपनीज focus बड़े रहता है। टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करो सीधे तो तौर पे पैसे कहें बन कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा गलत है हर शेयर का, लेकिन एक चाल अब होता आपने है। कुछ एग्जांपल्स बताया, फिर से वो बताइए ताकि हमें दर्शकों को समझ में आए कि शेयर बाजार कुछ जुआ नहीं, कुछ शेयरों के भाव जो 30 रुपए थे आज 7000 है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? बजाज फाइनेंस है जिसमें 5000% का रिटर्न मिला है 5000% पिछले 10 साल में। केवल 10 साल रिटर्न तो बनता रिटर्न बनता है। रिटर्न तो और कुछ कंपनी बताइए। ONGC जैसे कोल इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, पिछले 10 साल में ये कंपनी फ्लैट रहा है। 288 का भाव पहले भी था, अभी भी 280-288 के आसपास चल रहा है। बट पिछले 10 साल में जो हमने डेटा निकाला उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो डिविडेंड दिया है पिछले 10 साल में कोल इंडिया ने, वो 210 रुपए का। वाह,
280 का शेयर प्राइस है, 210 रुपए का तो डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने पिछले 10 सालों में। कुछ और और 2 बार बायबैक भी किया है। जैसे इन्फोसिस था, उसके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसमें कुछ लोगों ने 10,000 रुपये लगाए और करोड़ रुपए बन गए। उसमें क्या है पूरा ये? बने हैं पैसे, काफी ज्यादा रिटर्न्स आए हैं कंपनी के, बट वही चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट व्यू मतलब रखना आप पड़ेगा। जैसे कैसीनो में जाते हो और सोचते हैं कि बस अभी जाए सट्टा लगाए 10 मिनट में पैसा ये नहीं तो नहीं हो सकता है। छोटे समय पे नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं रहता है। हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म में अपनी खुद की कमाई रहती है। आप अपना खुद का रिसर्च करिए, तब जाके लंबे अवधि में अच्छे कंपनी में जो है पैसा जरूर बनता है। और ओवरऑल निफ्टी भी देख लेना, अगर 10 साल का CAGR में तो 13 से 14% आपको मिलता है। निश्चित, यानी कि सीधे तौर पे CAGR का मतलब समझिए कि हर साल 13 से 14% का रिटर्न आपको मिलता है। बैंक में आप 6 से 7% का FD का रिटर्न मिलता है। जो अच्छी कंपनियां हैं वो आपके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये शो बनाया है। और बार बार आपसे करेंगे कि आपको रिसर्च करना होगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना होगा। ब्रेक में जाएंगे उससे पहले एक छोटा सा एक और सवाल, जो चूंकि ये जुड़ा हुआ है। ये लोग कहते हैं यार मेरा भाग्य खराब है, मैं जो शेयर लेता हूँ वो चलता ही नहीं है। तो क्या शेयर बाजार में पैसा भाग्य से बनता है? ऐसा भी है क्या कुछ? क्योंकि आपने कहा कि कुछ शेयर्स हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो कुछ शेयर तो ऐसे भी हैं जो नहीं रिटर्न दिया उन्होंने। है, बिल्कुल है। जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप की अगर रिलायंस कंपनीज की हम बात करें तो पीक पे शेयर प्राइस रिलायंस पावर का 250 रुपया था, रिलायंस कम्युनिकेशन 800 रुपये का था, बट अभी तो लिटरली सिंगल डिजिट के अभाव पे ये सब कंपनीज चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा डूबता नहीं है, डूबता भी है, बट इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपनी की लॉन्ग टर्म व्यू रखनी पड़ेगी। काफ़ी कंपनीज जैसे कि यूनिटेक है, HDL एक टाइम पे मार्केट के डार्लिंग करते थे। HDL का भाव 1000 रुपए तक का था शेयर प्राइस, बट अभी सिंगल डिजिट पे ट्रेड कर रहा है। तो रिसर्च रखना, लॉन्ग टर्म व्यू रखना, कैसे मार्केट में ट्रेंड्स बदल रहे हैं, ये सब पे रिसर्च रखना और ये सब पे इंफॉर्मेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो उसके लिए भी एक्सचेंजेस ने सीधे तौर पे तो इस पे और बात करेंगे हम। और आप भी चाहें कि रिसर्च कैसे करें, क्या समझने की कोशिश करें, आप शरद दुबे को और सौमित सरकार को और मुझे भी, मनीष मेनू को आप ट्विटर पर फॉलो कीजिए। वहाँ भी आप जो है पूछ सकते हैं। सौमित को समय मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, वो बताएंगे कि रिसर्च कैसे कर सकते हो, कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन छठा सवाल है वो थोड़ा दिलचस्प है। कई लोग कहते हैं नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस जैसे ही लगाता हूँ वो ट्रिगर हो जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगाते ही ट्रिगर हो जाता है, या स्टॉप लॉस एक तरीका है आपके नुकसान को कम करने का? सौमित क्या कहेंगे? स्टॉप लॉस तो एक तरीका ही आपके नुकसान को कम करने का। स्टॉप लॉस तो टेक्निकल मैटर होता है, एक साइंटिफिक वे है आपका लॉसेस कम करने के लिए। तो काफ़ी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट रहता है स्टॉप लॉस। नॉट ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया और इसलिए वो हिट कर गया। कोई टेक्निकल फैक्टर रहेगा, कोई एक मोमेंट के लिए हिट किया होगा। स्टॉप लॉस को लेकर बहुत चर्चा करते हैं, बहुत होता है चर्चा, और लाइफ में भी स्टॉप लॉस लगाने का होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जोखिम उठाते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में भी जो है स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तब आप चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा भ्रम है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो है आपका ट्रिगर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जरूर जो है फोकस में रखिएगा, और ये ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने बिल्कुल दार्शनिक अंदाज में कहा कि जिंदगी में भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन आपको वही है कि फिर से सीखना होगा। एक टेक्निकल चार्ट एक तरीका होता है सीखने का, इसके बारे में हम आगे बात चर्चा करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। उसको जब तक आप नहीं समझते हैं तो आप ये मान के चले कि स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रिगर होगा। तो जो जानकार आपको बताते हैं वो एनालिसिस करके आपको स्टॉप लॉस बताते हैं, इसलिए कई बार वो स्टॉप लॉस ट्रिगर्स नहीं होते। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो आपके नुकसान को बचाता है। एक बड़ा सवाल और है कई लोगों का कि पोर्टफोलियो में खूब शेयर रखो, एक ना एक तो चलेगा ही। क्या ये ट्रिक सौमित काम करता है क्या किसी रूप में? ट्रिक कभी कभार काम कर भी जाता है, मैं कभी कभार नहीं करता है कि नहीं करता है, ये ट्रिक भारी पड़ता है? भारी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप 10 अलग अलग सेक्टर, 10 अलग अलग कंपनी के शेयर रखोगे तो सब पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आम आदमी का काम नहीं है। और उस पर बहुत समय जाएगा। मेरे जो इंदौर के एक चाचा थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया, तो उनके साइज बहुत बड़े नहीं थे, एलोकेशन बड़े नहीं थे, हर के 100 शेयर लिए थे, पर 100 कंपनी के थे। मैंने उन्हें पूछा कि आप ट्रैक कर पाते हैं ढंग से? उन्होंने कहा शरद मैं तो 10 कंपनी का नाम तक नहीं जानता, पर 100 कंपनी मेरे डिमैट में। अब समझ लीजिए, सीधा जवाब यही है कि अगर आप कंपनियों का, जितनी कंपनियों का रिसर्च कर सकते हैं उतनी कंपनियों के ही शेयर रखिए। क्योंकि ये बात याद रखिए हमेशा, पैसा आपका है, आपकी वो गाढ़ी कमाई है। वो पैसा ऐसा है कि जिसको आपको डुबाना है, वो पैसा है वो है जिससे आपको पैसे से पैसे बनाने हैं। तो स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो में उतने ही शेयर रखिए जिससे कि आप उसको ट्रैक कर सके, उसको जान सके, उसको समझ सके। एक आजकल बहुत सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कहीं व्हाट्सअप, टेलीग्राम जैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और हम देख रहे हैं कि सेबी भी लगातार इस मामले में कई सारी कार्रवाई भी कर रही है।
क्या व्हाट्सएप पे जो सलाह आते हैं, व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स को कहते हैं, क्या वो कारगर है या उससे तो आप दूर रहें, दूर से ही? जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। कभी कभार आपको मिलेगा, बट आपको खुद चेक करना चाहिए हमेशा। और इसमें इसीलिए एरर न्यूज़ बहुत एजेंसी रहता शायद है। बनी हुई है। ये चीज़ आप जो देख रहे हैं फ़ोन यहाँ पे जो है ET9 स्वदेश के जो ट्विटर हैंडल पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि हमने किस तरह एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम होता है वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज करते हैं जो वेरीफाइड भी नहीं होते, तो उसके कारण जो है स्टॉक प्राइजेस में भी जो है बदलाव देखने मिल सकता है। लेकिन उस बेसिस पे आप डिसीजन ना करिए, क्योंकि याद रखिए आपकी ये मेहनत की कमाई है और आपको खुद रिसर्च करना होगा, कन्विक्शन लाना होगा उन आपको पूरे सर्च करने में। और इसमें मुझे एक वाक्य याद है कि जब हम याद है कि टमाटर जब महंगा हो गया था तो मैंने कहा था स्वामित्व को, एक शो करते हैं टमाटर सस्ते शेयर, तब मैंने ये कहा था कि टमाटर के दाम तो नीचे जाएंगे, शेयर के दाम ऊपर जाएंगे। तो स्वामित्व ने कई से शेयर बताया जो कम प्राइस में थे, क्योंकि उस समय टमाटर का भाव 150 से 170 था, तो हमने उससे कम कीमत के शेयर बताए थे। उन तमाम शेयर में एक बड़ी रैली देखी थी। तो वजह यही है कि जब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल दूर रहिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, BSc NSC के साइट पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब एक बड़ा सवाल है जो कई लोग कहते हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि नहीं यार बड़े शेयर तो मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, 100 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये है, तो कम कीमत के पैसे के शेयर जानना है मुझे, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये के शेयर, 20 रुपये के शेयर। क्या ये ऐसा कुछ है स्वामित कि कम कीमत के शेयरों में ही पैसा बनता है, बड़ा पैसा बन सकता है, ब्लॉकबस्टर हो सकता है रिटर्न, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। MRF अगर आप 5 साल पहले देखेंगे तो 62,000 रुपीज का था, महंगा तब भी था, आज 1 लाख के ऊपर है। पैसा तो बना लोगों का, 62 से 1,10,000 तक गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ते वाले ही चलते हैं, महंगे वाले भी चलेंगे। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है खरीदने की, उस पर आप डिपेंड करते हैं कैसे लेते हैं, और आपका रिसर्च ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी शेयर खरीदने के लिए। वैसे भी कहा जाता है कि जो महंगी चीज़ होती है वो सस्ती नहीं, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ती नहीं मिलती है। तो आपको महंगी चीज़ें थोड़ी खरीदनी पड़ेगी, कम खरीदिए, ठीक है। 10 रुपये का आप शेयर है, आप 10 शेयर लेना चाहते हैं तो आप 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं, उससे आप 100 रुपये का कोई अच्छा शेयर खरीदिए। मतलब आपके जेब में पैसे आने से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक अगला सवाल है जो कई लोग कहते हैं, अक्सर ये हमने सुना भी है, कई जगह कहते हैं कि कुछ लोगों को तो कंपनी से जुड़ी खबरें पहले मिल जाती है, वो पैसे पहले बना लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ये बता दें कि सारी जो एक्सचेंजेस में फाइलिंग्स आती हैं, आपके NSE में, BSE में फाइलिंग्स जाती है, एंड ऑफ कोर्स सेबी के अप्रूवल के थ्रू जाती है, और इम्पोर्टेंटली वो अपने वेबसाइट्स में भी डालते हैं। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो हमेशा जो है एक्सचेंजेस से देखें और वहाँ से ही कॉपरेट्स करते हैं, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबली होता है। निश्चित रूप से आप एक्सचेंज पे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और रोज़ सुबह स्वदेश पे भी आप आइए, खबरों वाले शेयर से तमाम चीज़ें आपको बताइए, तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ हम खबरें बताते हैं। और रूल है, कोई भी कंपनी सबसे पहले खबर एक्सचेंज पे ही बताएगी, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई सेबी लेती है। एक सवाल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको थोड़ी देर पहले शरद ने कहा कि शेयर बाजार में टॉप और बॉटम तो मैं पकड़ सकता हूँ, या मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ। क्या टॉप बॉटम पकड़ सकते हैं आप पकड़ सकते हैं? कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं पकड़ पाएगा। आप पकड़ सकते हैं? कभी नहीं। अब स्वामी तो शरद नहीं पकड़ सकता, तो मैं तो कह सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता कोई टॉप बॉटम। क्या ये सही है कि टॉप बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता? बिल्कुल सही है, नहीं पकड़ा जा सकता। तो शेयर बाजार में टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में मत पड़िए। कोई संकेत मिलता है कि टॉप और बॉटम बन रहा है, उस संकेत के आधार पे कुछ ट्रेड हो सकता है। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं, तो उस बेसिस पे जो है आप अपनी स्टडी करिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स समझिए, तब आपको ओवरब्रॉट है कि ओवरसोल्ड है, कि कहाँ जो है आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं, उस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। पर ये पूरी नॉलेज आप टेक्निकल्स की जो है ले लें, उसके बाद करें। बट इससे भी एक अंदाजा ही मिलेगा आपको, कोई गारंटी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब टॉप और बॉटम को नहीं कर सकते, उसके आसपास पहुंच जाए तो वो भी काफी बेहतर है। और समझिए कि आपको कुछ जेब में पैसे आएंगे उससे। शेयर बाजार में एक बड़ा सवाल, शेयर गिर गया है तो क्या औसत करना चाहिए, यानी कि एवरेज करना चाहिए? 100 रुपये का शेयर 50 रुपये में आ गया, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। डिपेंड करता है आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। काफी टाइम हमने देखा है कि शेयर कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है क्योंकि आउटलुक काफी खराब है कंपनी के लिए, आउटलुक काफी खराब है, या कुछ बड़ा दूसरा नुकसान हुआ है कंपनी को फाइनेंशियली, इसी कारण शेयर गिरे जा रहा है। तो इस समय पे बाय ऑन डिप्स करना या एवरेज करना ऑब्वियसली एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो नॉट नेसेसरली हमेशा ये सीधे तौर पे समझिए कि कोई शेयर गिर रहा है, कोई कंपनी का शेयर गिर रहा है तो समझिए क्यों गिर रहे हैं। अगर कोई रीजन है तो फिर एवरेज करने से बचिए। अगला सवाल ये है कि क्या शेयर बाजार FI के दम पे ही चलेगा? क्या ऐसा है, या स्वदेश की ताकत आ गई है देश में? अभी तो आ गई ये लग रहा है, और इसमें मैं बताता हूँ क्यों। डोमेस्टिक
जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्ट्रांग हो रही है। दूसरा बात आ रहा है कि अब फैमिली ऑफिसेज आए हैं, बहुत सारे प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में बिकवाली की और पैसे उनके पास आए हैं पिछले 5 से 10 साल में सबसे ज़्यादा। और FY23 में तो आंकड़े हमने बताए थे कि प्रमोटर्स की जो सेलिंग हुई है वहाँ पे 8,000-9,000 करोड़ की कैश है। अब ये कहाँ डिप्लॉय होगा? तो ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि बाजार में डिप्लॉय हो रहा है और FI से अब हम डर नहीं रहे, अब हम एफआई से डर नहीं रहे। और आपने देखा होगा बीते 2-2.5 सालों में एफआई बेच रहे हैं, लेकिन रिटेल और डीआईज के बदौलत जो है बाजार चल रहा है। कह सकते हैं कि ये देश में स्वदेश की ताकत सीधे तौर पे दिख रही है। एक सवाल और है, तमाम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें तो कोई देखने वाला ही नहीं है, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। क्या ऐसा है क्या कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई है? सेबी है, एक्सचेंजेस है, इनका काम ही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का या स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना। उनका मूल जो लक्ष्य है वो यही है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स है उनका उद्धार करे, कोई उनके साथ गलत ना हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो सीधे आपने देखा हुआ लगातार सेबी और लगातार कार्रवाई भी करती रही है। और आपको कोई समस्या हो तो सीधे तौर पे सेबी को आप मेल कर सकते हैं, NSE BSE को मेल कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। ये तय रखिए कि एक्सचेंजेस सेबी आपके हर सवाल को जवाब देगी और आपकी हर तरह की मदद करने के लिए ही बैठी है। आखिरी सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस देश का हर रिटेल निवेशक जानना चाहता है, जब बाजार गिरे तो क्या SIP बंद कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए SIP बंद। और इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। वैसे मैं आपको SIP गुरु के तौर पे मानता हूँ लेकिन मैं एक ज़रूर बता दूं कि लंबे अवधि के लिए जो स्टॉक होता है, एक होता है स्टॉक SIP, एक होता है म्यूचुअल फंड SIP। ये दोनों SIP जो है, आपका स्टॉक के SIP आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड में आपके डायरेक्ट लमसम स्कीम होती हैं या स्टेप बाय स्टेप वाले SIPs होते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। अलग अलग साइकिल में SIP के अमाउंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन बाजार से बाहर मत निकलिए, SIP के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अच्छे कंपनी, अच्छे फंड हाउस के साथ आप जो है लंबे अवधि में रिटर्न्स बनाएंगे। अब रिटर्न्स कितने बनते हैं ये भी बता दूं, 10 साल का एवरेज में आपके लार्ज कैप फंड्स लगभग 12 से 14% देंगे, 15 से 16% आपके मिड कैप फंड्स देंगे और स्मॉल कैप फंड्स 18 से 20% देंगे। लेकिन याद रखिए, स्मॉल कैप रहेगा तो रिस्क रहेगा, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। सीधे तौर पे SIP बंद मत कीजिएगा, लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से वैसे भी SIP किया जाता है, तो आप SIP करते रहिए, आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये 15 सवाल थे, इनके 15 जवाब थे। आप यूट्यूब पे जाइए, तमाम शेयरों को देख सकते हैं, तमाम सवाल को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको भी थोड़ा रिसर्च जरूर करना चाहिए। स्वामित और शरद, आपका खास तौर पे शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये मदद करने के लिए और 15 सवाल के जवाब सही तरीके से बताने के लिए, ताकि सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास रिसर्च करने का टाइम ना हो तो SIP सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा तरीका गवर्नमेंट ने जो दिया है या रेगुलेटर्स ने दिया है, वो है निफ्टी ETF में पैसा। सीधे तौर पे तो निफ्टी ETF और SIP पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये 18 स्वदेश की खास पहल थी, 15 सवाल शेयर बाजार का भ्रमजाल। अगली बार मैं फिर से कुछ एक नए शो के साथ आऊँगा, जिसमें आपकी मुश्किलों को और आसान करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।